अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और पाकिस्तान ने कल अपना पहला वनडे मैच विन कर लिया बहुत ही शानदार अंदाज में। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर साइम अयूब ने भी अपनी सेंचुरी की एंड सलमान अली आगा वाज आल्सो क्लोज इनफ कि वो भी शायद अच्छे रन्स बना पाए, और लेकिन सेंचुरी जो है वो नहीं कर पाए थे क्योंकि विकेट्स हमारी गिरना शुरू हो गई जैसे ही साइम आउट हुए। लेकिन उसके बाद नसीम शाह के आने से जो एक मोराल बूस्ट हुआ दोबारा से सलमान अली आगा का, और फिर उसके बाद जिस तरह से हमने मैच विन किया 3 विकेट्स बचाते हुए, सो इट वाज एन इनक्रेडिबल मोमेंट इंडीड। बहुत अरसे के बाद जो है वो एक अच्छी इनिंग्स के साथ हमने अपना मैच विन किया है। तो इस हवाले से डिस्कशन का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मदन अली फाख्ता, कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरे शुक्र अल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी जाने मेरे साथ मौजूद हैं आपके फेवरेट स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राय अजलान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। सबसे पहले तो अजलान आपसे जानना चाहूँगी, कल जब हम तकरीबन इस सिचुएशन पर पहुँच गए थे कि मैच बॉल टू बॉल स्कोर था, तो उस वक्त क्या लग रहा था? ऑनेस्ट ओपिनियन बताइएगा। आई थिंक जिस तरह से वो कुछ सुपरस्टिशियस तो मैं उस तरह से नहीं हूँ, लेकिन वो एक चीज़ नज़र आ रही होती है ना, अगर किसी का दिन है तो उस दिन हर चीज़ उसके फेवर में जाएगी। तो जिस तरह सलमान अली आगा ने बॉलिंग में अच्छा परफॉर्म किया था एंड देन बैटिंग में भी आने के बाद उस सिचुएशन में जब हमारे 4 आउट हो चुके हुए थे, फिर इनिंग्स को लेके चलना, साइम अयूब को खिलाना एंड उसको उसकी सेंचुरी बनवाना, फिर अपनी इनिंग साथ साथ बिल्ड करते जाना और टाइमली बाउंड्री भी स्कोर करना, तो लग रहा था कि हो जाएगा। अगर इसके साथ एक भी खिलाड़ी विकेट पे टिक गया ना तो ये कर लेगा। वही हुआ कि वो जब नसीम शाह के आने की वजह से एक एंड पे विकेट जब टिक गई थोड़ी सी, तो सलमान अली आगा ने जो है वो विनिंग रन खेल लिया। तो वो एक चीज़ थी। दूसरा ये भी था कि उनको ये भी नज़र आ रहा था कि इनके पास बॉलिंग ऑप्शन क्या होगी आखिरी ओवर में। जो बाटमन थे जिन्होंने शुरू के ओवर में बहुत तंग किया था अपने पहले बर्स्ट में, सेकंड स्पेल में वो उतने लीथल नज़र नहीं आ रहे थे। वही चीज़ थी कि वो आखिरी ओवर में भी उनका वो वाली उनका कह लें स्टिंग उस तरह से नहीं था, और उसका फिर फ़ायदा ये हुआ कि उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया हमारे बैटर्स ने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स, और इवेंचुअली फिर सलमान अली आगा प्लेड दैट विनिंग शॉट। बिल्कुल सही। और मैं एक और चीज़ देख रही थी कादिर, अगर मैं आपसे बात करूं कि जब मैच लास्ट मोमेंट पर था, तकरीबन मतलब हमें आप समझ लें बॉल टू बॉल स्कोर था। एक मोमेंट ऐसा था कि हमारे पास 10 बॉल्स बाकी थी अभी, तो हमने जाके स्कोर करना था। बॉल टू बॉल भी नहीं था, वो भी हमारे पास बॉल ज़्यादा पड़ी थी। लेकिन फिर वो कुछ शाहीन के आने के बाद जो है शाहीन 0 पर आउट हो गए, वहाँ पर कुछ बॉल ज़ाया हो गई। फिर उसके बाद जो है वो इरफान भी खैर, लेकिन जब नसीम शाह आए तो नसीम शाह ने थोड़ा बेहतर कदम जमाए, अपने कोशिश की, और सलमान अली आगा को वहीं से कॉन्फिडेंस लेवल दोबारा से हाई हुआ उनका, और उन्होंने जो वो मारना शुरू कर दिया। उस मोमेंट पर जाकर मुझे पर्सनली बहुत डर लग रहा था, लेकिन आप कॉन्फिडेंट थे उस टाइम पर? देखिए, नसीम शाह जब आया था, शाहीन को वो शॉट उस वक्त खेलनी नहीं चाहिए थी, और शाहीन ने बहुत जल्दबाजी की थी। देखिए, जब आप प्रेशर सिचुएशन में होते हैं उस टाइम पे आपका जो सेट बैट्समैन होता है उसको आप स्ट्राइक रोटेट करते हैं। वो शाहीन को उस टाइम पे चाहिए था कि वो अभी जो है वो हिट की तरफ ना जाता। अल्टीमेटली प्रेशर जो है वो बॉलिंग एंड पे मौजूद जो प्लेयर होता है उस पर आता है। जो सेट बैट्समैन है सलमान अली आगा थे, उनके ऊपर प्रेशर आया। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि नसीम शाह पे हमेशा हमें रिलाई करते हैं और करते आए हैं कि वो हमें बचा जाते हैं। देखिए, नसीम शाह अगर दूसरे एंड से विकेट सेव ना करते तो शायद हम मैच हमारे हाथ से निकल चुका होता, क्योंकि अल्टीमेटली सलमान आगा पे प्रेशर आता, फिर हमारे ऊपर बॉल्स का भी प्रेशर आता, रन्स ज़्यादा हो जाते। तो इसलिए नसीम ने चूँकि डॉट ज़रूर की, लेकिन उसने विकेट दूसरे एंड से बचाई रखी। और चाहे वो टेस्ट मैचेस हों, नसीम तब भी खड़ा रहता है। चाहे वो आपका शारजा वाला मैच हो, अफगानिस्तान वाला, नसीम ने तब भी आपको मैच जितवाया। आप ये कल वाले मैच में देखें तो नसीम ने बहुत पेशेंस से मुजाहरा। मुझे अच्छी चीज़ ये लगी है कि दोनों की कन्वर्सेशन जो है वो सुनने का बड़ा मज़ा आया। जो स्टम्प्स माइक पे हमें आवाज़ें आई हैं उस पे जो है वो सलमान आगा और नसीम की जो है वो बॉल टू बॉल कमेंट्री चल रही थी। और जिस तरह नसीम उनको कह रहे थे कि यार आपने जो है ना वो प्रेशर नहीं लेना, आपने आउट नहीं होना सलमान आगा को, तो सलमान आगा जो है उन पे गुस्सा भी करते दिखाई दिए कि यार तू आगे क्या लेने चले जाता है, विकेट से डबल लेनी थी। तो ये अच्छी चीज़ है कि आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग होती है, अंदर आप शुगर मेला भी कर रहे होते हैं। प्रेशर सिचुएशन में आपको निकलने का यही तरीका होता है कि आप प्रेशर लीज करते हैं। लेकिन जिस तरह सलमान आगा की बात की जाए, मैं सबसे पहले जो है वो मुझे खुशी है और मैं तारीफ़ करूंगा साइम अयूब की दोबारा, कि जिस तरह माशाल्लाह उसने एक मैच्योर इनिंग खेली और पाकिस्तान को सेव किया डिफीट से। और जिस तरह आपके सीनियर जब बैटर्स आउट होते हैं उस टाइम प्रेशर जो है वो आपका हैंडल करना यंगस्टर्स पर बड़ा एक बोझ और जिम्मेदारी होती है, और बड़ी मुश्किल तरीके से हैंडल किया साइम ने। आप देखें कि बाबर आए, बाबर आउट हुए, रिजवान आए, रिजवान आउट हुए, फिर उसके बाद कामरान गुलाम आउट हुए, रन आउट हो गया अनफॉर्चुनेटली, और फिर उसके बाद इरफान खान न्याजी जिनके ऊपर रिलाई किया। देखिए, मिडिल ऑर्डर को ना कम अज़ कम
जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। और इरफान खान, कामरान गुलाम की वो प्लेस है जहाँ पर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग उनकी दरकार होती है। आप देखें कि बाबर रिजवान के आउट होने के बाद प्रेशर आया फिर दोबारा साइम पे, लेकिन साइम जो है उसकी अच्छी चीज़ ये है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और अल्लाह ताला उसे नजर बद से बचाए कि जिस तरह वो प्रेशर के अंदर अच्छे तरीके से और कॉन्फिडेंट होकर खेलता है। मतलब वो घबराता नहीं है, डरता नहीं है। मतलब जिस तरह उसने हिट किया है और बाबर भी आउट हुआ, रिजवान भी आउट हुआ, लेकिन वो अपना खेल खेलता रहा। तो यही होनी चाहिए मैच्योरिटी। हमें अनफॉर्चुनेटली हम लोग बहुत कबल अज वक्त जो है वो एक प्लेयर को सईद अनवर से मिलाना शुरू कर देते हैं। हम एक प्लेयर को बहुत जो है वो गिलक्रिस्ट से मिलाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे हमें नहीं उनके साथ कंपैरिजन करना चाहिए। नो डाउट साइम अयूब जो है वो क्लासी शॉट्स खेलता है, अच्छी खेलता है, जोर नहीं लगाता शॉट्स मारते हुए, टाइम करता है बॉल को, जो कि अच्छी चीज़ है। और जो उसके रडार में बॉल आती है उसको आउट ऑफ द पार्क फेंकता है। तो कल साइम की तारीफ़ की जाए, फिर उसके साथ पार्टनरशिप जो उसने तहम्मुल का मुजाहरा किया, क्लासी इनिंग खेली और टैलेंटेड है सलमान अली आगा। मैं समझता हूँ कि मिडल ऑर्डर में शुक्र अल्लाह का बड़े देर बाद कोई ऐसा सेंसिबल बैट्समैन हमें मिला है जिस पे हम रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, सलमान अली आगा ने जिस तरह प्रेशर इनिंग में तबरेज शमसी को छक्का मारा और उसी ने मैच आपका बिल्कुल बनाया, क्योंकि उस टाइम तक आप प्रेशराइज थे। आपकी अगर विकेट तबरेज शमसी उस ओवर में ले जाता जो वो अपना कर रहे थे, तो उसके बाद आपका मुश्किल हो जाना था टिकना। क्योंकि आप देखें जॉनसन जो है वो भी आपकी शॉर्ट पिच डिलीवरीज कर रहा था। बार्टमैन को कहा गया था कि आपने फुल लेंथ करनी है बॉलिंग। तो वो चीज़ें जो हैं वो फिर आप बॉलिंग एंड पे प्रेशर आ जाता है जब आपको हिट लगती है, आपके बॉलर को हिट लगती है और क्रिटिकल सिचुएशन में। स्कोर जो था वो चूंकि बॉल टू बॉल था, लेकिन विकेट्स आपकी अगर इन हैंड होती तो फिर प्रेशर बॉलिंग साइड पे था। विकेट जो है वो थोड़ी रह गई हुई थी। आपकी एक विकेट गिरती सलमान आगा की या नसीम शाह की, तो आपका प्रेशर हारिस रऊफ और फिर आगे जो है वो आपके इब्रार के ऊपर प्रेशर आ जाना था। तो वो उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए नसीम ने बहुत मैच्योरिटी का मुजाहरा किया। सिंगल उसने की जहाँ पे बनती थी, डबल भी लिए बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि ये टीम गेम है। और जिस तरह सलमान अली आगा ने अपना मैन ऑफ द मैच शेयर किया साइम अयूब के साथ, तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छे जेस्चर है। और इसी तरह ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और आपकी टीम जो है वो एक फैमिली बनती है। तो ये अच्छी चीज़ थी जो हमें बहुत अरसे से हम मिस कर रहे थे। वो नज़र नहीं आ रही थी टीम के अंदर कि एक फैमिली जैसा माहौल, एक गैदर होना सारे लड़कों का, एक जो है वो एक टीम बनना। मतलब इंडिविजुअल्स जो है वो हमें 2-3 साल से नज़र आ रहे थे, प्लेयर्स बिखरे बिखरे। अब वो चीज़ अल्लाह का शुक्र है कि ख़त्म हो चुकी है और पहला मैच हम लोग जीत चुके हैं। अब सीरीज़ भी इंशाल्लाह जीतेंगे, आपको मैंने कल भी कहा था। चलें इंशाल्लाह, उम्मीद करते हैं, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी हालात जो है ना वो अभी गंभीर ही हैं, क्योंकि अभी हम पहला मैच जीते हैं, अभी बाकी मैचेस भी बाकी हैं। अज़नान, अगर हम बात करें, कादिर ने काफ़ी अच्छा एनालिसिस किया, लेकिन मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहूँगी। कल के मैच में मेरे लिए 2 चीज़ें बहुत खूबसूरत थी। एक तो साइम अयूब की सेंचुरी, जिस पर मैं तो मतलब झूम उठी। आई वाज इन अ कैफे और सब परेशान हो गए थे कि ये लड़की और ये क्रिकेट पे इतना खुश हो रही है, उनको बाहर आइडिया नहीं था। मैंने कैप पहनी थी, वो आप ही लेके आएंगे केक आपके नाम में। तो दूसरी चीज़ विच मेड मी एस्टॉनिश्ड वाज द फील्डिंग साइड। अगर मैं बात करूँ, मैं शायद नाम ठीक से प्रोनाउंस ना कर पाऊँ, आई थिंक जो नाम है उसका वो है टोनी डी जोर्जी। तो इन्होंने फील्डिंग की थी एक बॉल की बड़े शानदार अंदाज में। वो एक चौका लगने वाला था, वो शायद आपने ये मोमेंट देखा होगा कि उन्होंने जिस अंदाज में बॉल को रोका, बॉल को नहीं लगने दिया। उस चक्कर में भले वहाँ पर 4 रन और हो जाते, मगर उन्होंने वो चौका नहीं लगने दिया। तो इट शोड कि एक्चुअली साउथ अफ्रीका फील्डिंग के एतबार से कितनी शानदार और कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है। तो साउथ अफ्रीका की फील्डिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उस पर तो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मौजूद है ना कि साउथ अफ्रीका को कह लें कि ये सेहरा जाता है कि उन्होंने फील्डिंग को एक तो ग्लैमराइज किया क्रिकेट में, एंड सेकेंडली उसको रेवोल्यूशनाइज भी कर दिया। हमें सिर्फ जॉन्टी रोड्स का नाम मालूम है, लेकिन उनकी टीम में तकरीबन हर बंदा ही बहुत पंजाबी जिसको कहते हैं तत्ता फील्डर था। ठीक है, वो गिब्स हो गए, डिविलियर हो गया, डिकॉक हो गया। उससे पहले अगर हम जाएं तो हंसी क्रोनिये वगैरह सब बहुत ब्रिलियंट फील्डर्स थे। और उसमें ऑल्दो के वो प्रेस जो भी वो ड्रेसिंग रूम की कॉन्वर्सेशन थी, वो ड्रेसिंग रूम की कॉन्वर्सेशन थी, बट वो क्रोनिये पे बनी हुई जो फिल्म का एक सीन है कि जिसमें वो नया कोच आता है और वो आके बताता है कि ठीक है बैटिंग बॉलिंग तो है, लेकिन अगर हम अपनी फील्डिंग बेहतर कर लेंगे तो हम 20 से 30 रन हर मैच में बचा सकते हैं। और वो 20 से 30 रन का बहुत बड़ा फर्क बनता है इन वनडे में।
और उस वक्त वो प्लानिंग ये कर रहे थे कि अब हम प्लानिंग करेंगे, हमने 99 का वर्ल्ड कप जीतना है, दैट वाज 1994। तो वो 5 साल आगे की प्लानिंग कर रहे थे। तो उस वक्त उन्होंने टीम उस तरह से बनाई थी। तो उनको ये चीज़ का सेहरा तो जाता है कि उन्होंने फील्डिंग जैसे बोरिंग से काम को जो है रेवोल्यूशनाइज किया, उसको ग्लैमराइज किया, और वो नज़र आता है बारहा जिस तरह से वो फील्डिंग करते हैं। एंड हमारी एक इसी प्लेइंग 11 के एक लड़के का कहना ये है कि बैटिंग और बॉलिंग तो आपकी अपनी इंडिविजुअल होती है, फील्डिंग आप टीम के लिए करते हो। तो वो बड़ा फैक्टर डालता है कि किसी को शायद याद भी नहीं होगा कि मैंने फील्डिंग करते हुए कितनी सिंगल्स रोकी होंगी, लेकिन वो कितना इम्पैक्ट डालता है। वो एक आम सी अगर गेंद में से मिस हो जाए, हाथ को लग के आगे निकल जाए, सिंगल हो जाएगी, तो एक रन तो चला गया। लेकिन अगर उसको मैं टाइमली रोक लेता हूँ तो मेरी एक छोटी सी कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर है। वो मेरे किसी स्कोर काउंट में नहीं आएगी, मेरी विकेट काउंट में नहीं आएगी, लेकिन वो टीम की कंट्रीब्यूशन के लिए मेरी कंट्रीब्यूशन है। तो वो बहुत फैक्टर होता है फील्डिंग का। एंड जिस वनडे में होता है कि इवन टेस्ट मैचेस में भी, T20 में तो खैर बिल्कुल ही फर्क हो जाता है, 20 से 30 रन आपका फील्डिंग में रोक लेना बहुत बड़ा फर्क डाल देता है। उस वक्त जिस वक्त जिस हम कह रहे हैं कि हम एक टाइम पे 10 रन आगे थे कि बॉल्स कम थी और स्कोर हमारे पास बॉल्स ज्यादा थी, स्कोर कम था। उस वक्त आप देखेंगे जब वो नेक टू नेक आया, वो इसी तरह से आया कि उनकी फील्ड प्लेसमेंट ऐसी थी कि गेंद आगे पीछे नहीं हो रही थी, स्कोर रुक रहा था, एंड इवेंचुअली फिर से रन बॉल सिचुएशन के ऊपर हम लोग आ गए। तो फील्डिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। साउथ अफ्रीका नोज हाउ टू एक्सप्लॉइट दैट फैक्टर वेरी वेल, और वो चीज़ बहुत हमें इस मैच में भी नजर आई, एंड इवेंचुअली बड़ा अच्छा होता है। दूसरा हम बात कर रहे थे कि बड़े अरसे के बाद, कल रात भी लोग ये जिक्र करते थे कि हम साउथ अफ्रीका से जीते हैं। साउथ अफ्रीका के साथ पिछली 10 मीटिंग्स में हम 5 मरतबा जीते हैं, जिसमें से 4 मरतबा हम साउथ अफ्रीका में जीते हैं। सो वो जो एक हमारा चाइल्डहुड ट्रॉमा है ना विद साउथ अफ्रीका के, यार इनसे तो हम जीतते ही नहीं है। सो पोस्ट 2010 हमारा रिकॉर्ड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका काफी बेहतर होता रहा है। यस, अब रहा है बेहतर, मगर अब जब हम एक मैच अपना जिम्बाब्वे से भी हार जाएं, फिर उसके बाद हम अपना T20 लेकिन हमने सीरीज विन की है, बट उसमें भी एक मैच अगर हम हार जाएं, फिर ऑस्ट्रेलिया में हम लोग ऑल आउट हो जाएं, मतलब हमारा एक जो 2 साल से एक जो एरा जा रहा है, वो उसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं हमारी और विन बहुत कम है। और उन टीम्स के खिलाफ हमारी हार है जिन टीम्स के खिलाफ कोई सोचता भी नहीं है कि ये भी पाकिस्तान को हरा देंगे। तो उसके बाद जाकर साउथ अफ्रीका के मैदानों में, कल मैंने जब पिच रिपोर्ट जब बताई जा रही थी, मैच रेफरी जब बता रहे थे, मैं जब उस वक्त देख रही थी तो मुझे अंदाज़ा हो रहा था, खैर मैंने मतलब पर्सनली मुझे पिच की तो ऑब्वियसली मतलब हम तो एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, लेकिन जो बैट्समैन या प्लेयर होता है उसको ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा हो रहा होता है। उस पिच के मुताबिक जो है वो एक चीज़ फील हो रही थी कि बैटिंग साउथ अफ्रीका की बहुत शानदार होने वाली है, और वो हुआ भी, उन्होंने अच्छी बैटिंग की। शुरू में हमें विकेट्स निकालने में भी प्रॉब्लम्स पेश आई, लेकिन उसके बाद सलमान अली आगा ने बॉलिंग बहुत शानदार अंदाज में की है। और कादिर, हम लोग कुछ दिन से एक्सेप्ट यू, मी एंड सम ऑफ माय गेस्ट्स वर टॉकिंग अबाउट सलमान अली आगा कि सलमान अली आगा को इतने मौके नहीं देने चाहिए, बट ही प्रूव्ड हिमसेल्फ। और वो कल मीम्स भी बन रही थी कि सलमान अली आगा की पिक्चर के नीचे लिखा हुआ है, हाँ भाई बहुत बोल रहे थे। तो वो ये है कि ही डिड द बेस्ट थिंग, उन्होंने 4 विकेट्स निकाली शुरू में जब हमें ज़रूरत थी। तो सलमान अली आगा की बॉलिंग को कैसे देखते हैं आप कादिर? देखें, उस टाइम पे चूँकि हमारे फास्ट बॉलर्स को काफ़ी मार पड़ रही थी, और ना शाहीन विकेट निकाल रहा था, ना नसीम विकेट निकाल रहा था। नसीम को भी रन्स पड़ रहे थे, शाहीन को भी रन्स पड़ रहे थे। उस टाइम पे रिजवान ने एक बहुत अच्छा एक चेंज लाया, और सलमान अली आगा को विकेट रीड करके उस कंडीशन में उस दौरान उसने यूज़ किया। और शुरू में उनको उस ओवर में 2 चौके भी लगे, और प्रेशर आता है जब आपके एक चौका लगा, फिर 2 डॉट हुई, फिर चौका लगा, तो बॉलर के ऊपर अल्टीमेटली प्रेशर आता है। लेकिन उन्होंने जो बॉल किया वो जोरजी को किया बॉल, उन्होंने पहले पैड पे लगा, आउट हुआ जी, फिर उसके बाद उन्होंने ड्यूसन को भी आउट किया। तो इसी तरह उन्होंने जो विकेट्स ली, एक ओवर में 2 विकेटें भी ली। तो कल उनका दिन था, और ये हर प्लेयर का एक दिन आता है, मतलब जिसमें वो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस लेता है, अगर वो करता है बॉलिंग भी। साइम ने भी एक विकेट ली। उसके बाद देखें आप, ब्रार ने ली, फिर उसके बाद एक शाहीन ने ली। तो ये टीम गेम, जब आप टीम होके खेलते हैं ना, आपकी टीम का एक रिजल्ट सामने आता ही आता है। आप लड़के जब खेलते हैं, हम लोग जब चेयरमैन जो मुतअद्दिद मरतबा कहते रहे हैं कि लड़के खेलें, शिकस्त जो है वो होती रहे, मतलब नज़र आनी चाहिए। अब जो कल गेम हुई है, या ऑस्ट्रेलिया के साथ हम सीरीज़ जीते हैं या जिम्बाब्वे के साथ सीरीज़ जीते हैं, वो आपको टीम गेम नज़र आई है, वो आपको इंडिविजुअल एक एफर्ट नज़र नहीं आई किसी की तरफ से।
अगर साइम ने रन्स किए हैं तो साइम के साथ आप देखें कि सलमान अली आगा ने क्रिटिकल पोजीशन पे रन्स किए हैं। अगर साइम ने मतलब सलमान आगा ने आउट किए हैं तो इब्रार ने भी आउट किया, साइम ने भी आउट किया, शाहीन ने भी किया। तो ये चीज़ें एक इंडिविजुअल होती हैं, आपकी टीम गेम होती है, आप इंडिविजुअल जो है वो टीम के ऊपर भारी नहीं हो सकते। तो इसलिए सारों को क्रेडिट जाता है, टीम को क्रेडिट जाता है कि अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान ने पहली फतह समेटी है। और मैं मतलब सुन रहा था कल, इंडियन भी कुछ लोग बोल रहे थे, तो वो उनका बड़ा एक मुझे शुगल सा लगा। मैं लाइव उनको सुन रहा था, एकदम लाइव के अंदर उन्होंने यू टर्न मारा। पहले वो सलमान अली आगा को तनकीद कर रहे थे कि रिजवान आप बड़ा रिजवान करते थे, बड़ा कप्तान करते थे। वो मेरे ख्याल में कार्टून नेटवर्क है कोई वहाँ पे, तो उनको इंडियन यूट्यूबर्स है कार्टून नेटवर्क, तो वो उनको मेरे ख्याल में वो बोल रहे थे कि जी रिजवान आप बड़ा करते हैं, ये कैसा कप्तान है, ये सलमान अली आगा को ले आए, आप चौके पे चौका पड़ा है। अब जैसे चौके के बाद वो आउट हुए, तो उन्होंने यू टर्न लेना शुरू कर दिया। तो मैं उनको दिल में यही कह रहा था कि भाई इस तरह जो है वो आप जज नहीं किया करो कि मतलब आप जो है वो मतलब आपने जो है वो रोस्टिंग करनी होती है सिर्फ बैठ के। और आप लोगों को ना आप लोगों ने क्रिकेट खेली होगी, ना आप लोगों को क्रिकेट का अलिफ बे पता है, आप मुंह उठाते हैं और बैठ के आप तनकीद करना शुरू कर देते हैं पाकिस्तानी प्लेयरों पे। अपने बॉलर्स अपने बैट्समैन को पूछो ना उधर भाई, जो ऑस्ट्रेलिया ने आपको कोट लगाई थी, तो आप शुक्र करो बारिश होगी, वरना आप लोग तो हार गए थे। चले पर्थ में मैच जीते भी हैं, वो हार जीत होती है गेम में, तो दूसरे में क्या किया उन्होंने। लेकिन कादिर देखें, अगर वो रोस्टिंग कर रहे हैं, आप भी बैठ के रोस्टिंग कर रहे हैं, आप में और यूट्यूबर्स में क्या फर्क रह गया? मैं किधर इंडियन प्लेयर्स को डिस्कस करता हूं, मुझे ये बोल तो रहे हैं किधर। अभी मैं तो जवाब दे रहा हूं, उनको जवाब दे रहा हूं कि वो करें। हर बात का जवाब क्यों ना जवाब दें भाई, क्यों ना जवाब दें, उनका रोजी रिज़्क क्यों चलता है। मतलब वो अपने प्लेयर को डिस्कस करें, क्या होता है इधर। सलमान अली आगा से उनको क्या मिलना है, रिजवान से उनको क्या मिलना है। देखें अगर उस टाइम रन्स हुए हैं तो उसके बाद फौरी तौर पर तारीफ भी तो हुई है ना। प्लेयर के हाथ में होता है कि वो रुख बदल सकता है डिस्कशन का वो डिस्कशन का रुख बदल सकता है। वो सडनली अगर परफॉर्मेंस दी है, मैं तो खुद बता रही हूँ कि कल से तो मीम्स बन रही हैं बाकायदा इस चीज़ के ऊपर कि सलमान अली आगा पर सिर्फ किसी दूसरे मुल्क में नहीं, पाकिस्तान में भी लोग बहुत बात कर रहे थे। मैं इनफैक्ट आई वॉज द वन हु वाज सेइंग कि सलमान अली आगा को हम बहुत ज़्यादा चांसेस दे रहे हैं, बट ही हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ। कोई रह नहीं जाता आपके पास कोई कुछ और कहने के लिए। सलमान अली आगा का ऐसा है कि जब ये रेडार पे आना शुरू हुआ था कि इस लड़के को पाकिस्तान के लिए कंसिडर किया जा सकता है, दैट वाज 2017 एंड 18 अराउंड दैट टाइम। और ये वो टाइम था कि जब हमारे यहाँ वो क्रैकडाउन हुआ था अगेंस्ट ऑफ स्पिनर्स के जिनके एक्शन मशकूक थे, तो उनको बैन कर दिया गया या उन लोगों के करियर ख़त्म कर दिए गए। शोएब मलिक वाज ऑन द बेल कर्व की दूसरी साइड पे थे कि अब करियर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। हफीज़ वाज ऑन हिज वे आउट। तो एक चीज़ ऐसी नज़र आ रही थी कि कोई ऐसा हमारे पास मिडिल ऑर्डर बैटर है जो साथ में थोड़ी सी ऑफ स्पिन भी कर सकता हो। तो उस वक्त से रेडार पे था और तब कहा जाता था कि लेफ्टीज़ के अगेंस्ट उतना ही इफेक्टिव है जितना हफीज़ भाई हैं अगेंस्ट लेफ्टीज़ के। ऊपर के बैट्समैन को बड़ी जल्दी लेफ्ट हैंडेड को आउट कर लेते हैं। तो ये उसकी एक उस वक्त से इमेज थी। तो ऐसा नहीं है कि वो उसने आके फ्लूक में 4 आउट कर लिए या उसकी वो एक इमेज है। हाँ, उस पर जहाँ पे तनकीद हो रही थी वो ये हो रही थी, अच्छा हमारा मसला ये है, और हमने ये शर्जील खान के साथ भी किया था कि वो T20 में अच्छा खेल रहा था बैक इन 2023, वनडे में फ्लॉप हुआ तो हमने उसको टोटली टीम से आउट कर दिया। मतलब वो जिस चीज़ में अच्छा खेल रहा था उसमें तो उसको खेल लेने देते, और हमने उसके कई साल ज़ाया किए। फिर उसको PSL में 100 करके उसका बड़ा डड्डी पट्टी कम बैक हुआ। सो वही चीज़ यहाँ पर है, ही इज़ नॉट डूइंग वेल इन T20 आईज, आई एग्री एंड आई एडमिट कि वो वहाँ पे उस तरह से मिसफिट हो जाता है कि वो हमारा टीम का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। हम 3-4 एंकर्स खिला रहे हैं और एक हिटर सो कॉल्ड खिला रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि आपको 1-1.5 एंकर चाहिए T20 के अंदर और 5 से 6 बैटर ऐसे चाहिए कि जो जाके लाइसेंस टू हिट लेके जाए। अब वो उस स्ट्रक्चर में जब 3-4 लोग एंकरिंग करेंगे तो उनके ऑब्वियसली स्कोर्स नहीं होंगे, प्रेशर टीम पे आएगा, टीम का रिजल्ट बुरा आएगा। वनडे के केस में एंड टेस्ट के अंदर आप देखेंगे सलमान अली आगा ने, और टेस्ट में तो स्पेशली प्रेशर सिचुएशन में आके उसने स्कोर किया है, दूसरी इनिंग्स में आके स्कोर किया है कि जहाँ पे एक्चुअली प्लेयर का टेस्ट होता है कि दूसरी इनिंग्स में वो स्कोर कर रहा है। दूसरी इनिंग से मुराद ये है कि वो उस वक्त आइदर वो थर्ड इनिंग होगी मैच की या 4th इनिंग होगी मैच की, जो कि डिफाइनिंग मोमेंट्स होते हैं। तो ऐसा है कि उसने जो अब नई एक स्पोर्ट्स टर्म आई है कि क्लच परफॉर्मेंसेज हैं, तो वो उसकी हैं इन लॉन्गर फॉर्मेट टेस्ट में एंड ODIs में। तो तनकीद जहाँ हो रही है कि T20 आईज में वो परफॉर्म नहीं करता, वो बजाय कि ठीक है उसको जब मौका मिला वो नहीं परफॉर्म कर सका, वो बिकॉज वो ओवरऑल आप न्यूक्लियस देखें ना कि अगर आपका टॉप ऑर्डर ही 19 ओवर खेल रहा है
और उसको बॉल्स कम मिल रही हैं, या जब उसकी बारी आ रही है सिचुएशन ऐसी है कि परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो आपको देखना है कि वो सिर्फ उस प्लेयर में प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्लेइंग 11 में प्रॉब्लम चल रही है। और हमारा वो मसला T20I के साथ अभी भी है। हम शायद किसी छोटी टीम को एक बड़ा मारधाड़ वाला सीरीज हरा देंगे और भूल भाल जाएंगे कि शायद हमारी T20 टीम में मसले नहीं है। T20 टीम अभी भी हमारी वो वाली क्रिकेट खेल रही है जो शायद 2020, 21 एंड मे बी अर्ली 2022 वाली थी। पिछले 2 साल में क्रिकेट और T20 क्रिकेट का तो ऐसा है ना कि वो हर 6 माह के अंदर जो है वो चेंज हो रही है, और हम उस मामले में ना कर्व में बहुत पीछे रह गए हैं। हमारी T20 क्रिकेट को जो है वो एक ओवरहॉल की ज़रूरत है। बिल्कुल सही, बड़ा टेक्निकल एनालिसिस किया आपने, ऑनेस्टली इट एक्चुअली क्लियर द होल स्टेटमेंट। कादिर, एक और चीज़ मैं देख रही थी कि साउथ अफ्रीका बड़ी इमोशनल टीम है। मतलब मुझे याद है कि जब T20 वर्ल्ड कप था उस वक्त भी जब वो हारे थे दे वर क्राइंग, और कल भी वो लास्ट पर उनकी एक रोने वाली सिचुएशन मतलब हो चुकी थी। तो ये बड़ा इमोशनली अटैच्ड हैं। कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कह रहे आप? नहीं, खैर ये बड़ा इमोशनली अटैच्ड हैं क्रिकेट के साथ, बहुत ज़्यादा। आई हैव सीन दैट। यू हैव बीन टू साउथ अफ्रीका इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड इफ डोंट तो आप डेफिनेटली साउथ अफ्रीका के प्लेयर से मिले हुए हैं। इनका बिहेवियर कैसा है टुवर्ड्स क्रिकेट? नहीं, ये ठीक है, प्लेयर्स अच्छे हैं, बिहेवियर अच्छे हैं, प्रोफेशनल हैं और जान मारते हैं क्रिकेट में। अनफॉर्चुनेटली वो बड़े किसी लेवल पे टूर्नामेंट में जब बड़ा मैच आता है तो वो चोक कर जाते हैं, और ये तो टर्म उनके लिए फेमस है। तो बहरहाल होना चाहिए, देखें जज्बाती आपको, मतलब इमोशंस जब तक आपकी अटैचमेंट किसी के साथ नहीं होती है या अटैचमेंट आपकी गेम के साथ नहीं होगी तब तक आपके इमोशंस भी नहीं जागेंगे। तो इसलिए हर प्लेयर ये सोचता है, हर टीम ये सोचती है कि हमने जीतना कैसे है, और अगर आप अपने मुल्क का सोचते हैं तो फिर आपको आपके इमोशंस ऑब्वियसली आते हैं, और ऐसे होते हैं कि आप कभी कभी हो भी जाता है इजहार रोने का, या कभी कभी आप वैसे ही आपका एक मूड खराब हो जाता है। आज तो आपने कलर भी साउथ अफ्रीका वाला पहना हुआ है। मैं उनके साथ इज़हार हमदर्दी कर रहा हूँ। अरे क्या बात। चलें, अभी तो खैर हमारा अगला मैच भी है, और ये वाला मैच देखने के बाद तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे वी आर राइट ऑन द नर्व्स, और हमने अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दी है हमारे तमाम प्लेयर्स ने, स्पेशली साइम अयूब और सलमान अली आगा। मुझे अच्छी चीज़ जो लगी वो कल ये था कि एक टीम वर्क की, जैसे आपने बात की है ना कादिर, के अगर उनको पता था कि साइम वाज क्लोज इनफ टू मेक हिज सेंचुरी एंड सलमान वाज कंट्रीब्यूटिंग दैट, स्ट्राइक रोटेट हो रही है, दोनों बहुत होल्ड करके खेल रहे हैं, एंड द वे द स्माइल साइम हैड, एक्चुअली आई हैव नो वर्ड्स टू से अबाउट दैट। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगी कि खुदारा उनको किसी के साथ कंपेयर मत करें, साइम साइम है और उसको साइम ही रहने दें, वो बहुत अच्छे अंदाज में खेलता हुआ नजर आ रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बाबर एंड रिजवान, कि बाबर और रिजवान हमारी, बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम शाह, हारिस रऊफ, ये वो 5 प्लेयर हैं जो हमारी किसी भी फॉर्मेट का एक पिलर हैं, पिलर का रोल प्ले करते हैं, और इनके बगैर तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हम क्रिकेट में जा सकते हैं। कल जो एक हमें वीकनेस नज़र आई है वो हमें इन्हीं 5 लोगों के अराउंड नज़र आई है कि लाइक बाबर बैटिंग में स्कोर नहीं कर पाए, रिजवान बैटिंग में स्कोर नहीं कर पाए, फिर शाहीन, नसीम शाह बहुत देर के बाद जाके कुछ विकेट्स हासिल हुई। तो हम अपने टॉप जो हमारे प्लेयर्स हैं उनमें क्यों एबिलिटीज जो है वो उनकी जबकि बेहतरीन है, तो हम परफॉर्मेंस में लैक क्यों कर रहे हैं? अच्छा, वो कहते हैं ना कि जब आपका बैट पैच चल रहा होता है तो आप फिर छोटी टीमों के खिलाफ भी रन्स नहीं करते, बड़ी टीमों का तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो बाबर का जो है ना वो बैट पैच चल ही रहा है। हमने चाहे केक मंगवाया था, लेकिन हमें चाहिए कि अब अगला केक भी सूख लें हम। सूख लें। अच्छा, अगला केक जो है वो 50 पे कर लें, ताकि 50 तो करे। 21 मैचों में अभी तक कोई 50 नहीं है बाबर आजम का, ठीक है, फ्लॉप हुए, बैटिंग फ्लॉप हुई। अब चाहिए ये कि 50 के ऊपर हम केक की जो है वो हामी भर लें, ताकि 50 ही करे ना। मतलब वनडे में जो है अभी वो 800 पॉइंट के साथ नंबर 1 पे है। हाँ। तो वो उसको चाहिए कि अपने पॉइंट्स बेहतर करे, रन्स करे। जब तक एक आपको कहा है कि जब ऐसा प्लेयर जो होता है, जब बड़ा प्लेयर होता है, उसको जब एक दफ़ा उसका मोमेंटम सेट होता है तो वो रन्स करता है, फिर रेगुलर करता है, फिर उसका कॉन्फिडेंस बहाल होना शुरू हो जाता है। अब 21 मैचेस की जो डिटेल आई है मेरे पास, उसमें आप ये देखें कि एक दफ़ा तकरीबन वो 40+ किया है, 2 दफ़ा 40+ किया है, बाकी वो 30s में ही है। तो वो उस कोई जो है वो अभी तक 50 नहीं है। राइट। तो 21 मैचेस में अगर 50 ना हो तो वो बड़ा प्लेयर जो है वो फिर 100 तो दूर की बात है, 50 भी नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा प्लेयर जिसके ऊपर पाकिस्तान रिलाय करता है, पूरा पाकिस्तान रिलाय करता है, पूरी दुनिया उसको पसंद करती है। लेकिन
उसको रन्स करने चाहिए और उसको उस सर्कल से, उस खला से निकलना चाहिए जिसमें वो फंसा हुआ है अभी तक। और अगर वो रन्स नहीं करते हैं तो वो रेस्ट कर लेते, मतलब अगर वो कर सकते हैं तो फिर करें रन्स। अगर किसी सीरीज़ में उनको रेस्ट करवाया जाता है तो उनके लोग बोलना शुरू हो जाते हैं कि जी रेस्ट क्यों कराया है, फलाना क्यों किया है, ये क्यों किया है। तो जब आपके ऊपर बैड पैच आता है, उस बैड पैच को फिर निकलने दो, फिर उसको रेस्ट करके आप निकालो। और एक और चीज़ ये है कि जिस तरह नॉर्मली एक बैटर जब आउट ऑफ फॉर्म होता है ना तो वो पिच पे बुरा लगने लग जाता है, लाइक बुरा इन मतलब फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड मैं कह रहा हूँ कि वो फिर नजर आ रहा होता है कि यार ना ये स्क्रैची हुआ हुआ है, मतलब ये आप दिल से बोल रहे हैं। ठीक है। बाबर के साथ मसला या मुसीबत ये है कि उसी तरह की बॉल पे उसने चौका मारा है और उससे मिलती जुलती बॉल पे वो आउट हुआ है। ये उनका स्ट्रांग जोन है, ठीक है। और तो आउट हाँ, नहीं होते तो इससे मिलती जुलती बॉल, तो इससे मतलब ये है कि उनकी फॉर्म से ज्यादा शायद कोई मेंटल ब्लॉक का इशू है, ठीक है। और अगेन वो आउट ऑफ फॉर्म भी है ना, तो वो विकेट पे बुरा नहीं लग रहा। ये बहुत बड़ी मुसीबत। अब ये यू टर्न था। नहीं मैंने वही एक कंपैरिजन किया ना कि नॉर्मली जब एक बैटर आउट ऑफ फॉर्म होता है तो वो विकेट पे नजर आ रहा होता है कि यार बुरा लग रहा है। हाँ, ये क्यों है? बाबर के इस केस में नहीं है, वो एक आधी शॉट मारता है ना, लोग वहीं पे हो जाते हैं कि यार देखा ये सही है। तो वही मैंने कहा ना, वो उसी बॉल पे उसने चौका मारा है और उससे मिलती जुलती बॉल पे आउट हुआ है। तो ये आप कहना चाह रहे हैं कोई मेंटली स्ट्रेस है, कोई परेशानी हो सकती है। देखिए घर बन रहा है, हो सकता है उनको सीमेंट की परेशानी हो, बड़ी बोरियां, क्योंकि सारा सीमेंट तो कदाफी स्टेडियम में लग रहा है। ठीक है। बीच में कंस्ट्रक्शन में पाबंदी लग गई थी कि कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, ठीक है, वो महंगी हो गई हो या पुरानी ईंट ना मिल रही हो। बट देखें जिस तरह शायद बात दूसरी तरफ चली जाए, जिस तरह गला खराब हो सकता है, वहीं उसी तरह से आपका एक बॉडी ऑर्गन है, यू कैन सी स्पेशलिस्ट फॉर दैट, और आपकी हेल्प करेंगे। देखिए अब तो हमारा मेडिकल पैनल इतना स्ट्रांग है, फिर हमारा हाई परफॉर्मेंस कोच हमारे कौन सा है ना, बहुत अब सारे। से 3 माह पहले तक फास्ट बॉलर्स के पास प्लान नहीं था कि उन्होंने करना क्या है। और प्लान से मुराद उनका नॉट बॉलिंग प्लान, उनका मेडिकल प्लान, कि किस दिन कितनी बॉलिंग करनी है, कब रेस्ट करना है, क्या करना है। सितंबर तक तो नहीं था, उसके बाद अगर आ गया हो तो आई कांट से। 5 महीने पहले हम इंजर्ड प्लेयर भी जबरदस्ती खिला रहे थे हर टी20। तो इससे साबित होता है कितना को अच्छा है हमारा मेडिकल प्लान। सार्कास्टिक बाय द वे, लेकिन ये है कि ये जो हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हमने इतने कोचेस लगाए हुए हैं, तो वो इसीलिए लगाया ना कि वो प्लेयर्स के चले कोचेस को छोड़ दें आप। मतलब आप ये देखिए कि हमारे लेजेंडरी प्लेयर्स रहते हैं पाकिस्तान में, हमारे पास कौन कौन सा ऐसा प्लेयर नहीं है। आप इंजमामुल हक को देखें, वसीम अकरम है हमारे पास, सकलैन मुश्ताक है हमारे पास, मतलब कौन नहीं है। तो बाबर को क्या कोई भी आकर नहीं गाइड कर सकता या बता सकता कि आप यहाँ पर कोई, अगर फॉर एग्जांपल हमारा कोई एक बहुत अच्छा प्लेयर है, उसको अगर कहा जाए कि आप इस बंदे को डील करें, इसके साथ बॉलिंग करें और इसको बताएं कि ये कहाँ पर जाकर कमी कर रहा है, या कोई बड़ा अच्छा हमारा बैटर है वो आके बाबर को बताए कि आपकी यहाँ पर टेक्निक खराब है, वी डोंट नीड एनी कोच। क्या इंडिया में या किसी और मुल्क में क्या सीनियर प्लेयर्स अपने जूनियर प्लेयर्स के साथ कंसल्टेशन नहीं करते हैं? क्या वो उनको नहीं बताते हैं, वो उनको गाइड नहीं करते हैं? उनको अपनी कंट्री की साख से मतलब लेना देना ना। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग पर्सनल हो जाते हैं कि अगर हमारा नाम है तो हमारे बाद किसी और प्लेयर का नाम ना बने, तो उस चीज़ में तो हम अपने कंट्री का नाम खराब कर रहे हैं। नहीं, उसमें ऐसे भी है कि जैसा आपने कहा कि सीनियर खिलाड़ी जूनियर खिलाड़ी को कंसल्ट करता है, अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है। लेट्स टेक इट द अदर वे अराउंड। क्या जूनियर खिलाड़ी इस बात के लिए तैयार है कि कुछ सीनियर आके उसको कंसल्टेंसी दे? हाँ, ये अब एक और बड़ा मसला है, ये कादिर बेहतर बता सकते हैं। कादिर, तो अगर there is a willingness to learn, then obviously आप सीखोगे। अगर आपने अपना वो टैप ही बंद कर दिया है कि यार मैंने नहीं कोई नई चीज़ अपने अंदर समोनी, तो फिर वो नहीं हो सकती। तो आप पत्थर नहीं बनते, आपको सॉफ्ट रहना पड़ता है टू अब्जॉर्ब थिंग्स। पत्थर वो चीज होती है कि जो अब्जॉर्ब नहीं करता। काफी कुछ कह गए आप ढकी छुपी बातों में, समझदार के लिए इशारा काफी है। कादिर, जैसे अभी इन्होंने बात की कि मतलब लोगों की मोहब्बत ऐसी है बाबर के साथ कि वो उनको फिर भी बुरे नहीं लग रहे, जिनके वैसे होशो हवास खुले हैं वो समझ रहे हैं कि बाबर अभी कहाँ गलतियां कर रहे हैं, लेकिन जो अभी भी बाबर की पट्टी बांधे हुए हैं वो उनसे आज भी इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो उनको नई चीज ये बर्दाश्त हो रही है कि बाबर स्कोर नहीं कर रहे हैं। केक भी काटते हैं, केक भी काटते हैं, वो तो खैर बदोबदी काट लेते हैं। तो कादिर ये बताइएगा कि क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बाबर को आखिर क्या ऐसी प्रॉब्लम है? या बाबर तो है उनका घर बन रहा है, अच्छा, तो उनको हो सकता है सीमेंट की बोरियों की टेंशन हो, रेत की टेंशन हो, ईंटें बहुत महंगी हो गई हैं, सरिया महंगा हो गया, सारा कुछ वो उधर से काफी में लग रहा है। चलता तो रहता है, अब घर कंप्लीट होना, फिर बाकी जो है वो आगे। तो घर कंप्लीट करवा लें फिर आ जाए। हाँ, ये वैसे करवाना चाहिए था, खैर अब सर्दियाँ आ गई, चले गर्मियों में करवाएंगे अब दोबारा। लेकिन अल्लाह का अब पता नहीं क्या फैसला है उनके बारे में, और अल्लाह करे कि रन्स करें
क्योंकि वाकई सही कहा याजदान ने, जो प्लेयर रन्स करता है पिच पे वही अच्छा लगता है। हाँ, और जिस तरह साइम ने और सलमान ने जिस तरह रन्स किए हैं, सब आवाम को वही अच्छे लग रहे हैं। देखें, जब आप जीतते हैं ना तो आपकी बहुत सी खामियां जो है वो छुप जाती हैं। अब बाबर रिजवान के आउट होने पर किसी ने कोई इतनी खास कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि आप मैच जीत गए हो। अगर यही खुदा न खास्ता मैच हारते तो ना किसी ने साइम पे बात करनी थी, ना किसी ने सलमान अली आगा पे बात करनी थी। लोगों ने बात करनी थी कामरान गुलाम पे, लोगों ने बात करनी थी इरफान खान पे, बाबर पे और रिजवान पे और शाहीन पे। देखिए, जो सीनियर प्लेयर हैं और जो फेलियर हैं, मतलब आपके जो क्रूशल मोमेंट पे आप लोगों की जो प्लेसमेंट है, उन्होंने जो आपकी बैकबोन है, उन्होंने जब आपका साथ नहीं दिया तो फिर उस वक्त टीम को अगर खुदा न खास्ता अगर शिकस्त होती तो सारा मलबा इनके ऊपर आता और लोग डिस्कस कर रहे होते और लोग हमारा मजाक भी उड़ा रहे होते बॉर्डर पार भी, जो कि अल्लाह ताला ने इज्जत रखी। आपको दुखता है? हाँ बिल्कुल दुखता, क्यों ना दुखता। तो ये हमारी टीम है। देखिए, मैं फिर कहता हूँ कि हमारे लड़के ये वही लड़के हैं जिन्होंने बहुत से मैचेस हमें जितवाए हैं और पाकिस्तान की इज्जत रखी है और ये आगे भी रखेंगे इंशाल्लाह ताला। इसलिए हमें सबको जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड के बारे में देखिए कादिर, मेरी बात सुने, मैं आपको एक सेकंड मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मैं इसके बाद आई एम टर्निंग टू द चैंपियंस ट्रॉफी एज वेल। मैं एक चीज़ सिर्फ इसमें ऐड करना चाहती हूँ, जब हम मैच देख रहे होते हैं ना, उस टाइम हमारा पूरा फोकस मैच पर होता है। मैं पर्सनली भूल जाती हूँ कि मुझे सुबह जाकर इस पे बात भी करनी है। उस वक्त मैं सिर्फ मैच देख रही होती हूँ और हमारे एक इमोशंस अटैच होते हैं हमारे प्लेयर्स के साथ। मुझे याद है कि कुछ साल पहले जब कभी ऐसी सिचुएशन होती थी कि मैच फंस चुका होता था, खुश दिल आता था, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि यार अब ये आ गया, अब इनसे कुछ नहीं होना, जबकि वो बहुत अच्छा प्लेयर है। लेकिन एक बैड पैच आता है ना, तो वो जो फैंस होते हैं ना, वो बहुत इरिटेट होते हैं उस चीज़ से कि उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि यहाँ पर मैंने बॉलिंग अब नहीं देखी, कल मुझे बॉलिंग इरिटेट कर रही थी, मैंने बंद कर दिया। आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन द स्कोर कार्ड। तो इमोशंस अटैच होते हैं और इमोशंस के बाद फिर आपको दुख होता है एज अ फैन। आपको आपकी मोहब्बत होती है तो आपको दुख होता है। अगर आपको फर्क ना पड़ता हो तो आपको वाकई में आप क्यों किसी पे भी तनकीद करेंगे। तो अब बढ़ते हैं हम चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ, क्योंकि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। यू वर वेटिंग येस्टरडे एंड यू वर वाचिंग ऑन योर मोबाइल फोन बार बार कि शायद कोई स्केड्यूल आ जाएगा। क्या आया अभी तक कोई स्केड्यूल? नहीं, अभी तक कोई भी नहीं आया जी। आया लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का नहीं आया। पीएसएल का किसी और चीज का आ गया होगा, उसका नहीं आया। पीएसएल का भी नहीं वैसे तो, खैर अभी नहीं, पीएसएल की कैटेगरीज रिन्यूएबल हुई हैं। हाँ, वो जरूर आई हैं, लेकिन लोकल प्लेयर्स की, अभी फॉरेन प्लेयर्स की आनी बाकी हैं। एक खबर हमें पता ये लगी है कि बड़ा नाम है जैसन रॉय, जो नहीं है, वो रिलीज कर दिया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने और उसको रिटेन ना करने का फैसला किया है। और अभी तक तो यही इतला है कि वसीम जूनियर, आमिर, इनको वो कर रहे हैं और प्लैटिनम कैटेगरी में भी आमिर आ गए हैं, अनाउंस भी हो गया सारा कुछ। हसन अली प्रमोट हो गए हैं कराची किंग्स में, इमरान भाई के पास चले गए हैं। पहले भी हमारे पास ही थे। नहीं, लेकिन वो अच्छा, मैं प्लैटिनम कैटेगरी में हूँ, अब ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे साथ आ गए। अच्छा, तो ये चैंपियंस ट्रॉफी अभी बिल्कुल खामोशी है जनाब। और ब्रॉडकास्टर से जब हमने पता किया है तो उन्होंने कहा जी हमने फिर रब्ता किया है, कोई चक्कर नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि कोलंबो की जगह दुबई वेन्यू आईसीसी ने हमें ये कहा है कि फ़ाइनल हुआ है। पाकिस्तान ने जो कहा था कि कोलंबो में करवा लें मैचेस, वहाँ पे हमें ठीक पड़ेगा, ये है वो है, तो वो उन्होंने तजवीज़ मुस्तरद की और जो हमें ज़राए बताते हैं वो ये कहा है कि जी दुबई फ़ाइनल हुआ है वेन्यू, और दूसरे जो मैचेस जो इंडिया के मैचेस होने हैं और जो टोटल 5 मैचेस हैं वहाँ पे खेले जाएंगे। फिर उसके बाद अभी एक सिक्योरिटी वफद है और आईसीसी की टीम आई है, वो रावलपिंडी स्टेडियम का दौरा कर रही है, वहाँ पे उनके पवेलियन का भी जायज़ा ले रहे हैं, बाकी जगहों का भी मुआयना कर रहे हैं, उनमें ओन जैदी भी हैं, बाकी लोग भी हैं। और इसी तरह अभी तक तो ये जायज़े लिए जा रहे हैं, अभी तक कोई ऐलान सामने नहीं आया। ऐलान हो तो ये सब क्या सराइयाँ ख़त्म हों अल्लाह अल्लाह करके। अब तो हम थक गए हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पर डिस्कस कर के खबरें दे के अब मेरा ख्याल है जब हम थक गए हैं तो आज मेरे ख्याल में शेड्यूल भी आ जाएगा। मुझे भी यही लग रहा है कि उनकी शायद स्ट्रेटजी ये है कि ये थक जाए, इतना को बोर कर दो ना लोगों को इंतजार में कि वो कहीं यार ना ही कराओ। अच्छा, वैसे वाकई में पाकिस्तान से हटके इस वक्त और किसी का भी इंटरेस्ट जो है ना वो मजीद रहा नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी पे। लोग भूल चुके हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी होनी भी थी। कादिर, जैसे आपने बात की अभी कि शायद स्केड्यूल आ जाए और ये मुस्तरद
कुछ करना होता है, बल्कि आई एम टर्निंग टू यू अज़लान, कि अगर हमने कोई चीज़ आईसीसी की तरफ से अगर हम कोई पेशकश करते हैं, उसको कैंसिल करना हो तो उसका फौरन जवाब आ जाता है, हमने एक्सेप्ट करवाना हो तो उसको मतलब हफ्तों महीनों लेट कर दिया जाता है। तो मतलब ये क्या हो रहा है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रही है वहाँ पर? अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो रिजेक्शन है वो भी इन राइटिंग तो नहीं है, वो अगर वो जुबानी ही है, जहाँ तक मीडिया रिपोर्ट कर रहा है ज़्यादातर। और जो एक्सेप्टेंस है वो भी यही सुना है कि वो जो नॉर्ड का जो हमें खबर सुनने को मिली थी वो भी सुना है कि वो जुबानी ही है, या बहुत एक सत्री ईमेल थी या जो भी। सो मसला यही है, देखें शदीद उर्दू बोलिए, एक सत्री ईमेल। मैं कुछ और कहने लगा था, वो उसका पंजाबी में कुछ और मतलब होता है, तो वो मसला बन जाना था। ओके फाइन, ठीक है। तो वो तो जो पार्टीज इन्वॉल्व है ना, उनमें शायद देखें ये मसला इतना बढ़ना नहीं चाहिए था कि हमने वेट किया आईसीसी ने कि ठीक है जी चेंज ऑफ द गार्ड्स हो जाए, नए चेयरमैन आ जाएं तो फिर डिसाइड करते हैं। जो प्रीवियस चेयरमैन थे जिनके टाइम पे ये एक टूर्नामेंट अनाउंस हुआ था कि पाकिस्तान में होगा, उन्होंने क्यों नहीं 2 साल में इन दोनों को बिठाया बोर्ड्स को और कहा कि अच्छा आप डिसाइड कर लो करना क्या है। तो जो चीज़ हमने वेट की कि वो अक्टूबर आएगा 2024 का तो फिर डिसाइड करना शुरू करेंगे, सो ये चीज़ पहले से हल होना शुरू हो जाती तो कोई ना कोई बेहतर हल निकल सकता था। यहाँ होनी है, नहीं होनी है, वेन्यू चेंज होना है, होस्टिंग राइट शिफ्ट होने हैं, वो अच्छा था। अब जो टाइम आ गया ना, अब जो भी रिज़ल्ट निकलेगा और वो रिज़ल्ट अगर तवक्कुआत के ख़िलाफ़ होगा ना, तो उससे बदमज़गी खासी पैदा होगी। बहुत मैसिव शायद क्या उसे कहेंगे वो नहीं होगा, लेकिन बदमज़गी काफ़ी हो जाएगी। ठीक है, पाकिस्तान का नुकसान होगा, बट बदमज़गी काफ़ी हो जाएगी। उसकी बड़ी वजह ये है कि ये बहुत छोटी सी खेल है, बहुत थोड़े से लोग इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। इट्स नॉट लाइक फीफा के जिसकी कोई 150-200 ममालिक की मेंबरशिप हो। वैसे ये बात ठीक है, 10-12 आपके फुल मेंबर्स हैं, वो भी शायद मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, बाकी आपके एसोसिएट मेंबर्स हैं और वो भी बहुत थोड़े से हैं। जो आपका रेवेन्यू है वो 3 ममालिक में ज़्यादा बढ़ता है, चौथा पाकिस्तान को मिलता है। और एसोसिएट ममालिक का मामला ये है कि आपकी शायद 13वीं या 14वीं बड़ी टीम जो है उस वक्त अपने प्लेयर्स को सैलरी नहीं दे सकती। नीदरलैंड्स की बात कर रहा हूँ। सो ये सिचुएशन तो इतना बैडली मैनेज्ड है ये स्पोर्ट। और आईसीसी को हम समझते हैं कि वो क्रिकेट का एडमिनिस्ट्रेटिव अदारा है, वो तो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बन के रह गया जो अपने इवेंट करवाता है। और इस केस में तो नजर आ रहा है कि उनसे अपना इवेंट भी नहीं हो पा रहा। तो उनके एंड पे हमारे एंड पे तो मसले मसाइल हैं ना। चलो हम दोनों ममालिक के लिए जो भी आप बुरा वर्ड इस्तेमाल करना चाहें वो हम हैं। जो बड़ा है उसने भी बड़ों वाला किरदार तो अदा नहीं किया। और अपनी टर्म कंप्लीट करने के बाद जो आईसीसी के आउटगोइंग चेयरमैन थे, जो उन्होंने गालबन टेलीग्राफ को एक इंटरव्यू दिया था, वो ऐसे ही था कि जैसे हमारे यहाँ की आउटगोइंग गवर्नमेंट्स बाद में इंटरव्यूज देती हैं या बयान देती हैं कि जी हमारी मजबूरियाँ थी, हाथ बंधे हुए थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो आपने अपने टर्म कंप्लीट होने के बाद का ये क्यों किया? अगर आपके हाथ बंधे हुए थे, आपने कोशिश की, आप तो डाल के चले गए ना कि जो नया आएगा ना वो देख लेगा, मैं अपनी टर्म कंप्लीट करूं, मैं जाऊं। हाँ। सो आपने भी कोई अच्छी लेगेसी तो नहीं छोड़ी। तो यहाँ पे जहां पाकिस्तान का किरदार पे आप बहस कर लें, इंडिया के किरदार पे बहस कर लें, आईसीसी का किरदार भी कोई बहुत अच्छा तो नहीं है। शायद ये दोनों बोर्ड ज्यादा अच्छा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं सारे प्रोसेस में, जो वो काम भी ये दोनों बोर्ड्स कर रहे हैं जो आईसीसी के करने के हैं। सो आईसीसी का किरदार इसमें जो है वो जितना मर्जी आप तनकीद करें वो कम होगी। देखिए काफ़ी क्लैरिटी के साथ आपने बात की है। एंड व्हाट आई फाउंड इज़ दैट कि आईसीसी वाकई में इन्होंने एक पॉइंट बड़ा अच्छा उठाया है कि उनसे तो अपना इवेंट नहीं करवाया जा रहा है। इट फील्स लाइक इट्स अ लोकल लीग जैसे वो होती है ना, तो उसमें एक नई लीग कोई टीम करवा रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन करवा रही है, और उनको अब ये चीज़ फील हो रही है कि यार मतलब ये टीम ना नाराज़ हो जाए, वो टीम ना नाराज़ हो जाए, हमारे हाथ से वो ना चला जाए, ये ना चला जाए। ये तो एक टूर्नामेंट है आईसीसी का, इसके ऊपर तो कोई इतनी कन्फ्यूजन, इतनी दो राय, इतना मैस क्रिएट हो ही नहीं सकता, ना कभी हुआ है। पास्ट में बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे कंट्रीज़ ने कहा कि हमें फ़लाँ कंट्री में नहीं जाना है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था। इस बार इतना ड्रैग, इतना डिले किया जा रहा है जस्ट बिकॉज के पाकिस्तान के अंदर उसकी होस्टिंग है। तो ये इतना दोहरा म्यार क्यों हमें नज़र आ रहा है आईसीसी की जानिब से? देखें, ये सबसे पहले तो वो जो ग्रेग बार्कले साहब थे ना, ये वो भरपूर तरीके से इसको ड्रामेबाजी करके गए। और वो उनको चाहिए था कि जब चैंपियंस ट्रॉफी का पता था पाकिस्तान में है, हाँ। तो उस चीज़ की तैयारियां पहले शुरू कर देते। उन्होंने अपना टाइम, उनको पता था कि मैंने इस टाइम पे छोड़ना है, तो मेरे ऊपर कोई बात ना आए, मैं इसको जो है वो लिंगर ऑन करता रहूँ। और जब जे शाह संभालेगा तो वो जाने और आईसीसी जाने और बीसीसीआई जाने और पीसीबी जाने।
तो ये चीज़ें सबसे पहले कसूरवार ग्रेग बार्कले था। बिल्कुल। फिर उसके बाद चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब पुट करनी शुरू की, आईसीसी को किया, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को किया, उस टाइम पे जवाब जो है वो ताख़ीर का शिकार हुए। सारी चीज़ें हुई, मीटिंग्स में मुतअद्दिद मरतबा पीसीबी ने अपना मौक़िफ़ पेश किया, पीसीबी अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा कि जी अगर इंडिया नहीं आता तो फिर पाकिस्तान भी नहीं जाएगा। और ये चीज़ें जब पाकिस्तान ने कुछ और शराइत भी रख दी उस पर, तो वो शराइत रखने का मकसद ही उनको प्रेशराइज़ करना होता है, तो वो उनको प्रेशराइज़ भी किया, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि इंडिया माना। पहले वो मान नहीं रहे थे, उनके चैनल्स चला रहे थे कि जी वो नहीं आएंगे, हम लोग जो है वो पाकिस्तान ज़रूर आएगा 2026 में, इंडिया तो नहीं जाएगा पाकिस्तान में। तो फिर उन्होंने यू टर्न लिया और उस पर फ्यूजन फार्मूले पर एग्री हुए। फिर उसके बाद आईसीसी को मजबूर किया पीसीबी ने कि आप जो है वो वुमेन का भी आईसीसी इवेंट इधर दें। तो 2027 में सुनने में आ रहा है कि वुमेन आईसीसी जो वर्ल्ड कप है या टूर्नामेंट है, कोई आईसीसी का इवेंट होगा, वो पाकिस्तान को उसकी मेज़बानी दी जा रही है। ये चीज़ें बहुत पहले से हल होनी चाहिए थी, और अब चूँकि ब्रॉडकास्टर्स भी परेशान हैं, आपके कमर्शियल राइट्स वाले लोग भी परेशान हैं, जिन्होंने स्पॉन्सर करने हैं वो भी परेशान है बेचारे। वो अब कोई किसी किस्म का इस तरह का फ़ैसला सामने नहीं आ रहा जिससे आपकी जो अगर मगर की सिचुएशन है वो ख़त्म हो। तो आज या कल या परसों अब तो बिल्कुल वैसे ही आदत हो गई है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद शेड्यूल आ जाएगा। अब ब्रॉडकास्टर्स का भी प्रेशर है, अब कल भी उन्होंने फ़ोन किया, परसों भी उन्होंने फ़ोन किया। आईसीसी पता नहीं अब क्या चाहता है कि कैसे उसको अनाउंस करेगा। पहले यहाँ पर ये था कि सारी चीज़ें जब चल रही थी स्मूथली, तो यहाँ पे शाही किले में एक तकरीब थी और शेड्यूल का ऐलान होना था, वो भी रोक दिया गया। तो वो तकरीब के कहा गया कि जो स्मोक की वजह से उसको रोका गया। खैर अब चीज़ें जो हैं वो देखें, अब आईसीसी की टीम तो रावलपिंडी आई हुई है, तो सुनने में ये आ रहा था कि रावलपिंडी को मैचेस शायद ना दिए जाएं चैम्पियंस ट्रॉफी में, कराची और लाहौर को मेज़बानी मिले। तो अभी तक तो वो हमारे जाहिद साहब है वहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंट और रिपोर्टर हैं स्पोर्ट्स के, वो तो कह रहे हैं कि रावलपिंडी सबसे बेहतर अंदाज में तैयार है, हर चीज़ जो है वो देखी हुई है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, कोई ट्रायल की जरूरत नहीं। अभी कोई इत्ला नहीं है। वैसे ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि हमने ये नहीं कह दिया कि वहाँ पर नहीं हो रहे, ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि रावलपिंडी का हो सकता है वेन्यू जो है वो स्किप कर दिया जाए और उसको रिप्लेस कर दिया जाए दुबई के मैचेस में, या मुल्तान में हो सकता है। मुल्तान में भी ऐसी कंडीशंस नहीं है कि वो चैम्पियंस ट्रॉफी को होस्ट कर सकें, मुल्तान की रेनोवेशन नहीं हुई, तो इसलिए लाहौर कराची तो कंफर्म है, दुबई भी कंफर्म है, अलबत्ता पिंडी का जो है वो थोड़ा सा 50-50 है। आज जो है आईसीसी की टीम आई हुई है वहाँ पे, और जो उनकी टीम्स बाकी भी हैं, ब्रॉडकास्टर्स वाले भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं, ब्रांडिंग वाले लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो अब वो देख रहे हैं, चीज़ें के तय करेंगे, फाइनल करेंगे, और फिर मेरे ख्याल में उनको रिपोर्ट मिलेगी तो शेड्यूल का ऐलान करेंगे। चलें, आई विश के आज के दिन में ही स्केजुअल आ जाए, जब हम नेक्स्ट प्रोग्राम करें तो उसमें हमारे पास स्केजुअल हो, हम उस पर डिस्कस करें, बिकॉज बहुत ड्रैग हो गया है, अब ये बोरिंग होता जा रहा है ये टॉपिक। लेकिन ड गुड थिंग इज़ दैट कि पाकिस्तान वन द मैच येस्टरडे, एंड वी बिलीव के इसके बाद भी आगे मैचेस जो है वो पाकिस्तान अपने हक में ज़रूर करे, अच्छे अंदाज में खेले, डट कर खेले और लड़कर खेले, ताकि हम आखिरी बॉल तक जो है वो अच्छे खेल के साथ जो है वो हम मैचेस विन करें। सो थैंक यू सो मच असलान, इट वाज रियली नाइस हैविंग यू, एंड थैंक यू सो मच कादिर, एज ऑलवेज यू आर हियर। सो इसी के साथ मुझे, कादिर और असलान को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।